हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। आज हम क्लास 6 एसएसटी का सिविक्स का लेसन 1 का पार्ट 3 करने वाले हैं। इससे पहले हमने वीडियो में पढ़ा था डाइवर्सिटी इन इंडिया। डाइवर्सिटी इन इंडिया में हमने ये डिस्कस किया था कि इंडिया में हम बहुत सी चीज़ें, बहुत से ऐसे फेस्टिवल्स जो है हम मनाते हैं, या बहुत सी थिंग्स, बहुत से काम जो हम सिमिलरली करते हैं, बट उनको करने का तरीका जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। हमने इसके लिए, जैसे हमने ये किया कि हम प्रे करते हैं, तो प्रे सभी करते हैं, बट सभी धर्मों के लोग अलग अलग करते हैं। इसी तरह से ग्रीट करने का तरीका भी अलग है। अगर हम कुकिंग फूड की बात करें तो वो भी सबका तरीका अलग है। तो वी डू सिमिलर थिंग्स, बट क्या होता है कि ये सभी डिफरेंट वेज से होते हैं। तो आज हम वीडियो में हम करने वाले हैं हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, कैसे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम यहाँ पे पहले ये देखते हैं। आपने भी ये सुना होगा अपने पेरेंट्स से, या आप जानते होंगे थोड़ा बहुत, आपने लास्ट क्लासेस में ये स्टडी किया है कि लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, या हम कह सकते हैं कि जब तक ट्रेन्स, बसेस, एरोप्लेन्स डेवलप नहीं हुए थे, तो लोग वन प्लेस टू अनदर प्लेस जब मूव करते थे तो वो पैदल ही मूव करते थे। यानी अगर इंडिया के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना हो, या वर्ल्ड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना हो, तो हमें पैदल ही जाना पड़ता था। पहले के लोग पैदल यात्रा करते थे। तो इससे क्या होता था, और एक तो ये तरीका था, ठीक है। तो वो क्यों जाते थे एक सिटी से या एक पार्ट से अनदर पार्ट में, क्यों जाते थे वो? तो लोग कुछ न्यूज़ आइडिया सीखने के लिए, या भोजन की तलाश में। कई बार क्या होता था कि ड्रॉट आ गया है, या फेमाइन आ गया है, मतलब जैसे अकाल पड़ गया है, या कई बार बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया है, बारिश आने से फ्लड आ जाता है, या ड्रॉट हो गया। तो ये सभी रीज़न थे। इन रीज़न की वजह से लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते थे, या इसके अलावा कुछ न्यूज़ सीखने के लिए, या ट्रेड के पर्पस से भी लोग एक सिटी से दूसरी सिटी में, या एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते थे। तो क्या होता था कि जब सपोज कीजिए कि जब एक सिटी के लोग कहीं दूसरी सिटी में गए, या इंडिया के एक पार्ट के लोग कहीं दूसरे स्टेट में गए, तो वो क्या होगा कि कुछ लोग अपने व्यूज़ दूसरों को देंगे, अपने थॉट्स दूसरों को देंगे, कुछ वहाँ के थॉट्स जानेंगे। तो इस तरह से ये क्या जो है, सिंक्रेटिक जो मूवमेंट था वो चलता रहता था। लोग एक दूसरे के विचारों को जानते थे, कुछ नया सीखते थे, कुछ अपना सिखाते थे, कुछ न्यू ओल्ड थिंग्स जो है वो इस तरह से कॉम्बिनेशन में चलती थी, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि लोग जो है नए प्लेसेस पर जाते थे। तो ये जो वॉकिंग टाइम था, ये पैदल जो यात्रा करते थे, तो ये बहुत लंबे रूट होते थे। तो इस तरह से लोग जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे तो काफ़ी समय तक वहाँ पे वो रुकते थे, ठीक है। अब जैसे हम सपोज, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे सपोज हम राजस्थान से चले। अगर हम पैदल वॉक की बात करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, तो हम राजस्थान से, हम सपोज कीजिए हम दिल्ली आए, ठीक है, या दिल्ली से हम कलकत्ता गए, पैदल हम गए। तो अब हम बीच में कुछ स्पेसेस पे रुकेंगे, या हम जब कलकत्ता पहुंचे तो वो हम कुछ समय तक रुकेंगे ना। तो हमें, हम दिल्ली के लोग हैं, तो हमें कलकत्ता में कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इस तरह से लोग काफ़ी टाइम वहाँ पे रुकते थे। कई बार लोग वहाँ पे सेटल भी हो जाते थे, ठीक है। सेटल होने से तो वहाँ पे लोगों की लैंग्वेजेस, फूड, म्यूजिक, रिलीजन, ये सब मिक्स हो जाता था। ओल्ड और न्यू सब मिक्स हो जाता था, और इस तरह से ये एक नया मिक्स कल्चर बन जाता था, ठीक है। जैसे यहाँ के हिंदू वहाँ गए, या वहाँ के कुछ लोग यहाँ आए, तो एक दूसरे की लैंग्वेज सीखी, एक दूसरे का धर्म सीखा, एक दूसरे के धर्म को फॉलो किया। तो ये सब मिक्स चलता रहता था और मिक्स कल्चर बन जाता था। इसी तरह से अगर हम हिस्ट्री में, मैनी प्लेसेस शोज अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैव helped to shape life and culture there. Thus, regions became very diverse because of their unique histories. तो इस तरह से कुछ ऐसे भी रीजन हैं इंडिया में, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं कि जब लोग एक दूसरे के विचारों को प्रभावित करते हैं तो वो एक यूनिक हिस्ट्रीज बन जाती हैं, और काफ़ी सारी डाइवर्सिटीज आ जाती हैं वहाँ पे, ठीक है। डाइवर्सिटीज मतलब किस तरह से आती हैं, तो हम ये समझ रहे हैं। तो जब लोग, जब यहाँ पे अलग अलग विचारों के लोग, लैंग्वेज के लोग मिलते हैं, तो काफ़ी सारी डाइवर्सिटीज आ जाती हैं।
Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. For example, living near the sea is quite different from living in a mountainous areas. ये तो हमने हिस्ट्री की बात करी या लोगों के मूवमेंट की बात करी कि लोग किस तरह से उनके लैंग्वेज या रिलीजन जो है वो डिफर हो जाते थे, वो किस तरह से डाइवर्सिटी आती है। तो इसी तरह से अगर हम जियोग्राफिकल एरिया की भी बात करें तो जियोग्राफिकल एरिया वाइज भी काफ़ी सारी डाइवर्सिटीज क्रिएट होती हैं। अब जैसे देखिए इंडिया में कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे माउंटेन्स हैं, कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे सीज हैं। तो माउंटेन एरियाज में रहने वाले लोगों का जो लाइफ है वो सीज एरिया में रहने वाले लोगों के लाइफ से काफ़ी डिफरेंट होगा होगा ना। ऑब्वियसली बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए जो सीज हैं वहाँ का रहन सहन, खान पान, वहाँ का कल्चर सब डिफरेंट होगा। माउंटेन एरियाज में रहते हैं लोग तो वहाँ का अलग होता है। इसी चीज़ को समझने के लिए, इसी डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने के लिए ही हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लेंगे कि इंडिया की हम दो रीजन की बात करते हैं, लद्दाख और केरला की। तो अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख जो है इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर। हम लद्दाख का एग्जांपल लेते हैं पहले कि लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर की ईस्टर्न पार्ट में डिफरेंट है, ईस्टर्न पार्ट में स्थित है। यहाँ पे लद्दाख जो है ये बिल्कुल डेजर्ट एरिया है। अब यहाँ पे डेजर्ट का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे रेत ही रेत है। देखिए जो डेजर्ट होता है वो जो रेतीली इलाके होते हैं जहाँ पे मिट्टी ही मिट्टी होती है उसको डेजर्ट बोलते हैं। लेकिन लद्दाख जो है वो इस तरह से डेजर्ट कहा जाता है क्योंकि यहाँ बिल्कुल लगभग थ्रू आउट द ईयर बर्फ ही बर्फ रहती है यहाँ पे, और यहाँ पे रेनफॉल भी बहुत कम होता है। यहाँ पे एग्रीकल्चर भी नहीं होता है, लगभग सारा एरिया यहाँ पे स्नो से कवर रहता है। यहाँ पे कुछ ही ट्रीज ऐसे हैं जो ग्रो किए जाते हैं। अगर यहाँ हम ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो ड्रिंकिंग वाटर भी समर मंथ्स में ही अवेलेबल होता है। अब विंटर सीजन में तो वहाँ पे पानी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से लद्दाख जो है बहुत ही डेजर्ट एरिया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ रहती है तो वहाँ पे कोई भी फसल ग्रो नहीं हो सकती। पीपल हेयर कीप शीप गॉड्स। अब लोग यहाँ पर अपना को सरवाइव करने के लिए क्या करते हैं कि शीप एंड गोट्स को यहाँ पे रखते हैं। द गोट्स इन द रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। अब लद्दाख के लोग यहाँ पे गोट और शीप को रखते हैं। तो गोट और शीप जो वहाँ पे हैं स्पेशल होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं, और उन्हीं गोट और शीप के जो हेयर होते हैं उन्हीं से वो एक स्पेशल टाइप का वूल बनाते हैं जिसे पश्मीना वूल कहते हैं। इसी पश्मीना वूल को ही वो कश्मीर के ट्रेडर्स को सेल कर देते हैं जिससे उनके काफ़ी प्राइस मिल जाते हैं और इसी से ही वो अपनी अर्निंग चलाते हैं। क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर तो नहीं है ना, एग्रीकल्चर तो बहुत कम ही है यहाँ पे, बहुत कम कुछ ही ट्रीज यहाँ पे ग्रो करते हैं क्योंकि डेजर्ट एरिया है, बर्फ ही बर्फ है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं अपने अर्निंग के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, रियरिंग ऑफ गोट्स एंड शीप, और उनसे वो स्पेशल टाइप का वूल मिलता है उन्हें। तो यहाँ पे लोग जो है अपने वूल को सेल कर देते हैं, ठीक है, और उससे वो अपनी अर्निंग करते हैं। इसी तरह से अगर हम वहाँ पे लद्दाख के लोगों की खाने की बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं वो मीट खाते हैं और मिल्क प्रोडक्ट्स पर डिपेंड रहते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि चीज़, बटर। यहाँ पे सभी फैमिलीज के पास लगभग अपनी गोट्स होती हैं और गोट्स से जो मिल्क मिलता है उससे वो अपनी फैमिली को भी अच्छे से सरवाइव कर लेते हैं। उनको वहाँ पे उनका मीट मिल जाता है, उनका मिल्क मिल जाता है। और यहाँ पे एक और स्पेशल एनिमल जो याक काउज, याक की तरह होता है देखने में, जिसको डजोज बोलते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं याक की तरह एक एनिमल होता है, याक की तरह काऊ होती है देखने में जिसे डजोज बोला जाता है। और एक काऊ जो नॉर्मल काऊ आप देखते हैं वो भी होती है, और एक याक की तरह होती है जिन्हें डजोज कहा जाता है। अब बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स। अगर हम लद्दाख की बात करें तो देखिए हम जैसे कह रहे हैं कि लद्दाख डेजर्ट है, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट है। अब डेजर्ट होने के नाते यहाँ पे ये नहीं है कि ये ट्रेडर्स को अट्रैक्ट नहीं करता, यानी हम ऐसे नहीं कह सकते कि लद्दाख से हम ट्रेड नहीं कर सकते।
हालांकि ये बहुत ही कोल्ड डेजर्ट है, फिर भी ये ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि लद्दाख के जो सारा जो माउंटेन्स एरिया है उसके बीच में ना पासेस बने हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं, चैनल्स बने हुए हैं। उन चैनल्स के थ्रू क्या होता है कि लोग जो हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस से पहुंच जाते हैं। यानी पहाड़ों के बीच में छोटे छोटे कट्स बने हुए हैं, छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं जिन्हें पासेस कहते हैं। और इन पासेस के थ्रू जो कैरावंस हैं वो ट्रेवल्ड करते हैं। कैरावंस यानी कि जो लोग अपनी गाड़ियों के थ्रू, मतलब जो बैल गाड़ी है, उन कोर्ट, ठीक है, बुलक कोर्ट के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं, उन्हें कैरावन कहते हैं। तो कैरावंस जो है वो इन्हीं पासेस के थ्रू मूव करते हैं। और इसी तरह से ही जो लद्दाख के माउंटेन एरियाज में जो पासेस हैं, इन्हीं पासेस के थ्रू ही यहाँ पे तिब्बत के लोग भी आए, ठीक है। इसलिए आज जो है तिब्बत के लोग यहाँ पे आए और उन्होंने क्या किया कि कैरावंस कैरिड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। इसी लद्दाख के पासेस के थ्रू जो तिब्बत के लोग यहाँ पर आए, कैरावंस जो आए, वो अपने साथ टेक्सटाइल, स्पाइसेस, रॉ सिल्क यानी कच्चा सिल्क और कारपेट्स को लेकर आए। और इसके थ्रू ही काफ़ी सारे छोटे छोटे जो ट्रेड्स हुए, बिजनेस हुए, वो स्टार्ट हुए। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ का जो रिलीजन है वो किस तरह से ग्रो हुआ। बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख। अब जो बुद्धिज्म लोग हैं, यानी जो बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो भी लद्दाख के थ्रू ही तिब्बत पहुंचे, ठीक है। क्योंकि लद्दाख में छोटे छोटे पासेस बने हुए ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पहाड़ों के बीच में छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं। और इन्हीं ये काफी टाइम पहले हुआ, अब नहीं। अब तो हम लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। देखिए, लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लिटिल तिब्बत क्यों कहा जाता है लद्दाख को? क्योंकि लद्दाख में जो पासेस हैं, उन्हीं पासेस के रास्तों से, उन्हीं छोटे छोटे रास्तों से जो बुद्धिज्म है वो तिब्बत पहुंचे, ठीक है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स एगो। अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम जो है वो भी लद्दाख में लगभग 400 साल पहले यहाँ पर आया। इसलिए जो लद्दाख जो मुस्लिम है वो भी लद्दाख में काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं। और एक सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है यहाँ पे, यानी मुसलमान भी लद्दाख में काफ़ी संख्या में रहते हैं, बुद्धिज्म भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। ये सारे लोग आपस में मिलकर रहते हैं और एक दूसरे के जो फेस्टिवल हैं, एक दूसरे के कल्चर हैं, बहुत अच्छे से वो एक साथ मिलजुल करके मनाते हैं। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। जो लद्दाख है वो बहुत ज़्यादा ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स, यानी कि लद्दाख में जो सॉन्ग्स गाए जाते हैं, जो पोम्स गाई जाती हैं, यहाँ पे सॉन्ग्स और पोम्स जो हैं उनका एक ओरल ट्रेडिशन है। यानी जो बुद्धिज्म की पोएम्स हैं या जो मुस्लिम लोगों के पोम्स हैं, सॉन्ग्स हैं, वो सभी लोग मिलकर गाते हैं और बहुत अच्छा वो ओरल करते हैं, मतलब मिलकर गाते हैं। लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक ऑफ केसर सागा। यहाँ पे लद्दाख में जो तिब्बतन नेशनल पार्क, यानी तिब्बतियों का और लद्दाख के जो लोग हैं यहाँ पे, यानी यहाँ पे हिंदुज़्म और जो बुद्धिज़्म जो है वो क्या करते हैं, जो यहाँ पे सॉन्ग गाते हैं, वो केसर सागा के नाम से जाना जाता है। और उस केसर सागा को मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों ही धर्म के लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से गाते हैं, ठीक है। यहाँ का जो एक तरह से नेशनल सॉन्ग कह दो आप, लद्दाख में जो लोग गाते हैं, लोकगीत कह सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन गाते हैं? मुस्लिम और बुद्धिस्ट मिल करके गाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि जो ओरल ट्रेडिशन है, यानी कि जो प्राचीन जो परंपरा है गानों की, वो बहुत ही रिच है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।